Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we will start with the chapter 7 Federalism from this video. So in this video we are going to discuss majorly about what is federalism. Okay, and in this total chapter you will see a lot of things that we are going to discuss about the Indian federalism as well. So हम पहले पढ़ेंगे कि what is federalism, फिर हम पढ़ेंगे federalism in India एंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डिवीजन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ किस तरह से फेडरलिज्म है प्लस एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है. उसके बाद हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एरियाज देखेंगे जो फेडरल सिस्टम में, इंडियन फेडरल सिस्टम में स्पेशली हमको देखने मिलते हैं. और फिर हम डिस्कस करेंगे स्पेशल प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर के. ऑल्दो ये याद रखना है कि स्पेशल प्रोविजंस अब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम पहले पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में. तो पहला सवाल है व्हाट इज़ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म होता क्या है. तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स के तौर पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तरीके से दिया हुआ है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. सो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको फेडरलिज्म का कभी लेना है पूरी दुनिया में तो सबसे बढ़िया बात है रशिया. जो मॉडर्न रशिया है उसको पहले यूएसएसआर बोला जाता था जब उसके साथ बहुत सारे फेडरल यूनिट्स साथ में थे, और यू कैन से सोवियत यूनियन बोलते थे उसको. तो उस वक्त में ये ब्रेक क्यों हुआ, डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ यूएसएसआर ब्रेक होके बना रशिया और दूसरे स्टेट्स अपने अपने जगह चले गए. सो ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, मेजर रीज़न क्या था इसके पीछे का. सबसे मेजर और मेन रीज़न था सेंट्रलाइजेशन. कैसा सेंट्रलाइजेशन, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था. और जो पावर था वो मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड था स्टेट के हाथों में. स्टेट के हाथों में यानी कि एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में. डोमिनेशन रशिया का था ओवर ऑल द रीजन्स. ओके, अब रशिया तो था ही था, रशिया एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, उसके साथ बड़े छोटे छोटे स्टेट्स और भी थे. सारे लोग मिलके बनाते थे सोवियत यूनियन. अब ये जो छोटे स्टेट्स हैं उनकी लैंग्वेज अलग थी, इंडिपेंडेंट कल्चर्स थे, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल उज़्बेकिस्तान का. तो इस वजह से आपस में बनना तो मुश्किल ही ऑफकोर्स. और उसके बाद भी अगर रशिया के पास ज़्यादा पावर आ गया तो ये स्टेट्स को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी ही होगी. इसी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न था यही कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था. बट देखिए अब दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पाकिस्तान, ऑल्सो उन्होंने भी डिवीज़न अपने देश में देखा. कनाडा टू सम वेरी एक्सटेंट ब्रेक होने के सबसे पास करीब था इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन एंड फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ के बीच में. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है कि फेडरल यूनिट्स अलग होने की बात कर रही हैं. अब इंडिया का हमने देखते हैं, हमारे पास भी है सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म, है ना. हमारे यहाँ फेडरलिज्म कैसे है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, नाम सुना होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, है ना. और साथ ही साथ में आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में भी इलेक्शन देने जाते हैं जहाँ पे आपके होते हैं चीफ मिनिस्टर्स और उसकी होती है काउंसिल, है ना. सो दो सिस्टम है. यहाँ का स्टेट का काम संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है. ऐसे ये आपका स्टेट है, उसी तरह से बाकी स्टेट्स भी इंडिया में प्रिवेल कर रहे हैं. और तो ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं. हम तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, लेकिन हमारा यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ये जैसे देश पढ़े ना हमने, इनकी तरह टूटा क्यों नहीं, अब तक क्यों साथ में है. बिकॉज इंडिया की एक अचीवमेंट है, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव अडॉप्टेड सो फार. कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आगे जाके समझेंगे. फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे गवर्नेंस का है इंडिया में, जो हमने अडॉप्ट किया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. एंड आपको पता है हमारे यहाँ देखो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, हर एक स्टेट की अलग लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, बहुत चीज़ें डिफरेंस है. आप अपने गांव से अगर आप 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो आपको दूसरे डायलेक्ट मिल जाएगा. सो डाइवर्सिटी बहुत है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस है इंडिया के टूटने के, फेडरल यूनिट्स के टूटने के. देयर इज़ अ वेरी गुड चांसेस. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इस तरह के सिस्टम बना के रखा हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं. हमने एक्चुअली वी हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ कॉमन हिस्ट्री. देखो चाहे हमारे यहाँ कितने भी स्टेट्स हों, लेकिन वी हैव अ कॉमन हिस्ट्री. कॉमन हिस्ट्री किससे, कॉमन हिस्ट्री ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए. एक साथ हमने आज़ादी ली, तो इंडिपेंडेंस के लिए हमने एक साथ लड़ा. तो हमारे पास ये एक एक सेंस ऑफ मोरल ग्राउंड्स बन जाता है, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन बन जाता है दैट वी नीड टू स्टे यूनाइटेड. ऑल्सो हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनने कई हद तक ये विजुलाइज किया कि वेयर देयर इज़ अ यूनिटी देयर इज़ अ डाइवर्सिटी, एंड समटाइम्स दे हैव डिस्क्राइब्ड
एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी. सो दैट इज़ व्हाट इज़ ब्यूटिफुल अबाउट इंडिया. एंड देखिए, फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे जो दूसरों ने किया वैसे हम करेंगे. फेडरलिज्म एज अ प्रिंसिपल अगर आप बात करें तो वो गवर्नमेंट का एक ऐसे तरह का प्रिंसिपल होता है दैट इज़ इवॉल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस. लाइक अमेरिका का फेडरलिज्म फर्स्ट अटैम्प्ट था फेडरल पॉलिटी को अडॉप्ट करने का, वो डिफरेंट है जर्मन से, जर्मन डिफरेंट है इंडियन फेडरलिज्म से. हर एक देश का अलग अलग सिस्टम होता है, राइट. नाउ वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द की आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स एसोसिएटेड विद द फेडरलिज्म. सो क्या क्या की आइडियाज़ होते हैं जो कि फेडरलिज्म से एसोसिएटेड होते हैं. तो सबसे पहले ये जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, इसने 2 पॉलिसीज़ अडॉप्ट करके रखी हैं. देखो, एक तो रीजनल लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे. ठीक है, ये सबसे बड़ा की आइडिया है कि आपके रीजनल लेवल की गवर्नमेंट के पास कितनी ऑटोनॉमी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है टू कंट्रोल इट. सो हर एक गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होगी, फेडरलिज्म में ऑटोनॉमस यूनिट होती है, उसको कई अप टू सर्टेन एक्सटेंट ऑटोनॉमी मिली होगी इन ऑर्डर टू मेक लॉज और गवर्न इट सेल्फ और रूल इट्स टेरिटरी. कुछ कंट्रीज़ में डुअल सिटीजनशिप भी आपको देखने मिल जाएगी. डुअल सिटीजनशिप यानी कि हर एक स्टेट, हर एक फेडरेटिंग यूनिट की अलग सिटीजनशिप. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ है सिंगल सिटीजनशिप. इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो स्टेट्स हैं वो एक तरह से यूनाइटेड रहते हैं. नाउ उसी तरह लोगों के पास भी 2 सेट ऑफ आइडियोलॉजीज़ होती हैं. ये तो या तो वो कई रीजन्स से बिलोंग करते हैं एज अ नेशन, जैसे कि हमारे देश में गुजराती मिलते हैं, झारखंडीज मिलते हैं, बंगालीज मिलते हैं, है ना. लेकिन वो रीजन को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक तौर पे इंडियंस भी हैं. सो जहाँ पर भी आपको फेडरलिज्म मिलेगा वहाँ पे आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा. ठीक है, जब वहाँ पे लिखा होगा कि फेडरेटिंग यूनिट्स होंगी वो किस तरह से गवर्न करेंगी. और यही होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है, सोर्स ऑफ पावर फेडरेटिंग यूनिट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं नेशंस में विच कंसर्न्स नेशन एज अ होल. एग्जांपल जैसे कि आप देख लो डिफेंस या फिर एक्सटर्नल इंटरनेशनल रिलेशंस, करेंसी. ये क्या है, पूरे देश को ही इफेक्ट करते हैं और देश के ही पर्सपेक्टिव से सोचे जाते हैं. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की. कुछ रीजनल और लोकल मैटर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की. तो कॉन्फ्लिक्ट बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस फेडरेटिंग यूनिट्स दैट इज द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशरी को रखा जाता है. अगर आपने जुडिशरी वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको रिकॉल हो रहा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. जुडिशरी के फंक्शंस में हमने ये पढ़ा था कि जुडिशरी के पास एक जुरिडिक्शन होती है कि वो ये जो स्टेट आपस में लड़ रहे होते हैं उनके, या फिर सेंट्रल और स्टेट के लेवल पे जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं उसको रिजॉल्व करता है. सो जुडिशरी के पास है टू रिजॉल्व दिस पावर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल द लीगल मैटर्स अबाउट द डिविजन ऑफ पावर. राइट, सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो नाउ यहाँ पे ना आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं फेडरलिज्म के, वेस्ट इंडीज़ का और नाइजीरिया का. दोनों मॉडल को आराम से समझते हैं. देखिए, वेस्ट इंडीज़ सभी जानते होंगे, क्रिकेट में सभी ने नाम सुना होगा. तो ये जो वेस्ट इंडीज़ थी एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, हमारी तरह. 1958 में फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ फाइनली एक कंट्री टाइप का बना. एंड उसकी क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो बहुत वीक थी, और जो इकोनॉमी थी और ये जो फेडरेटिंग यूनिट्स थी उसकी, उनकी जो इकोनॉमिक्स थी उनको बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे दी गई थी. इस वजह से, इन रीजंस की वजह से और पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स की वजह से ये यूनिट्स फॉर्मली डिज़ोल्व हो गई 1962 में. फिर 1973 में ट्रीटी ऑफ चिग्वारामास हुआ. उसमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंट आइलैंड्स ने जॉइंट अथॉरिटी सेटअप की और फॉर्म किया कॉमन लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, कॉमन करेंसी, और कुछ डिग्री तक जो मार्केट्स थे उनको भी कॉमन किया. और फिर उनको बोला कैरिबियन कम्युनिटी. ओके, अब ये कैरिबियन कम्युनिटी के पास एक कॉमन एग्जीक्यूटिव थी, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी, और जो कंट्रीज थी जो इसके मेंबर्स थे उनके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे वो इसके एग्जीक्यूटिव के पार्ट थे. इसका मतलब यूनिट्स नीदर लिव टुगेदर नॉर कंट्री, ना ही उनको अलग अलग रहना था, ये एक सिस्टम बना लिया इन्होंने. राइट, नाउ द अदर एग्जाम्पल ऑफ द फेडरेशन इज़ द नाइजीरिया. 1914 तक क्या था, नॉर्दर्न एंड सदर्न नाइजीरिया 2 सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज थी. फिर एट इबादन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस इन 1915 नाइजीरियन लीडर्स ने डिसाइड किया कि उनको एक फेडरेशन यूनिट्स चाहिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. सो 3 एथनिक ग्रुप थे वहाँ पे, देखो, योरूबा, इबो एंड हौसा एंड फुलानी.
जिनको कंट्रोल करते थे वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ रीजन्स रिस्पेक्टिवली। उनके जो अटेम्प्ट्स थे टू इन्फ्लुएंस ईच अदर्स रीजन्स, तो उनका क्या काम होता था कि अपने रीजन्स को बढ़ाना। तो बढ़ाने की वजह से दूसरों में फियर होता था या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता था, उसकी वजह से मिलिट्री रेजिम आ गई। फिर 1960 में क्या हुआ, उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशंस में दोनों फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट ने जॉइंटली कंट्रोल किया क्या, नाइजीरियन पुलिस को। सो फिर 1979 में जब मिलिट्री सुपरवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तब वहाँ पे किसी भी स्टेट को अलाउ नहीं था सिविल पुलिस रखना, ठीक। पर उस वक्त नाइजीरियन पार्लियामेंट के पास, फेडरेशन के पास एक इशू था कि ये जो ऑयल का कंट्रोल है, रेवेन्यू का कंट्रोल है और रिलीजियस डिफरेंसेस थे, उनको कैसे सॉल्व करें। लोकल एथनिक कम्युनिटी रेसिस्ट कर रही थी सेंट्रल कंट्रोल में। वो नहीं चाह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑयल को कंट्रोल करें, क्योंकि मेजर तो रेवेन्यू वहीं से आता है। थस नाइजीरिया का जो एग्जाम्पल है कि आपका रिलीजियस, एथनिक, इकोनॉमिक डिफरेंसेस आपकी यूनिट्स को कितने ज़्यादा फ्रेगमेंट कर सकते हैं, राइट। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हमारे भारत का पढ़ेंगे कि कैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है और कैसे अभी तक हमने प्रिवेल करके रखा है यूनिटी। सो दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन, फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर हम डिवीजन ऑफ पावर भी देखेंगे। आगे आने वाले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, स्पेशल प्रोविजंस। All of these things will be discussed in the next session. So this is it for this session, guys. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel and also download our Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, एंड साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक्स पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। So thank you so much. I'll see you in the next video.